नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान में और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं विद्युत की ना, तब यहाँ पर ये जो ओम का नियम है ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। क्या होता है ओम का नियम और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लोग हासिल करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही लेकर आ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो ओम का नियम हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने सन 1826 में, कब, 1826 में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। दोस्तों खास बात क्या है कि एक वैज्ञानिक रहे हैं, कहाँ के रहे हैं, जर्मनी के रहे हैं, डॉक्टर जॉर्ज साई ओम, और 1826 में इन्होंने किस किस के बीच में, एक तो दोस्तों विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जो संबंध बताया है, उसी संबंध को, उसी नियम को ओम का नियम कहा जाता है। किस किस के बीच में? तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में, है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर ये ओम ने क्या कहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे कि ताप, दाब, उसका लेंथ, उसका एरिया, ये सब अगर कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित धारा के, जो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, उसके हमेशा क्या होगा? समानुपाती होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि यहां पर ये किस जो है विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रतिरोध का जो मात्रक है उसकी अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो V है, यानी कि जो विभवांतर है ना दोस्तों, वो I यानी कि विद्युत धारा के क्या होगा? विद्युत धारा के समानुपाती होगा। विद्युत धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पर, है ना, क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू ले आते हैं जिसको हम R कह सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आर आई। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू आर आई, ये जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या होगा? आई आर। तो इसको आप याद करने के लिए बता रहा हूँ, उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वीर। कैसे याद कर सकते हैं? तो आप ऐसे याद करेंगे कि भैया ये फॉर्मूला है V बराबर आई आर इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया? वीर। तो वीर से आप याद कर लीजिएगा ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, कभी भूलो नहीं। जहां R क्या है? एक स्थिरांक, मैंने आपको बताया ना, ये क्या है? एक स्थिरांक हमने लगा दिया, जैसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। R, अब हम अगर R की बात करें दोस्तों, तो हम जब ये फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर, यानी वीर वाला फॉर्मूला, तो जब हम कभी R की बात करेंगे, R की वैल्यू पता करनी हो, तो R बराबर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, R बराबर होगा V बटा आई। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, रवि। क्या याद कर सकते हैं? रवि। तो रवि से आप याद रखेंगे ये, है ना। R बराबर क्या होगा? तो R अगर पहले आता है तो आप याद रख लेंगे रवि, R बराबर V अपॉन आई। तो देखो, अब यहां पर V का मात्रक क्या है? तो V का मात्रक यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि विभव का अंतर, जब अंतर होगा तो उसको किससे टाइट करेंगे? वोल्ट से। तो यहां पर वोल्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो I है ना, इस I का विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा यानी कि वीरा, मैंने आपको बताया था, वीरा कहां रहता है? वीरा रहता है एमपी में। वीरा कहां रहता है? एमपी में। तो एमपी से आप याद रख लेंगे एम्पियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर V अपॉन आई। V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर। और वोल्ट और एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ओम। ओम। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर अब हम बात करते हैं R की, और R क्या है? प्रतिरोध है। तो R का मात्रक अब क्या हो चुका है? R का मात्रक होता है ओम। ये बात भी हमको समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रतिरोध का मात्रक, ये तो वही आ गया। अब देखिए,
1 ओम की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, बिल्कुल, क्योंकि विद्युत की जो धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का विभवांतर होता है, तो उसे चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। तो ये बात भी हमको समझ में आ जाती है कि भैया अगर हम बात कर रहे हैं ओम की, है ना, तो R बराबर, है ना, अगर यहाँ पर ये V का जो मान है वो अगर 1 है और I का मान भी 1 है, तो ये R का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ओम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। अब देखिए, चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर अमीटर से ज्ञात करते हैं। विद्युत धारा की जो मात्रा है या विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? तो अमीटर से नापते हैं। इन सभी धाराओं के संगत विभवांतर वोल्ट मीटर से ज्ञात किया जाता है। और विभवांतर को किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर। याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों कि अब हम एमीटर जो है ना, एम्पियर जो है, एम्पियर से याद रख लेना अमीटर, और दूसरा यहां पर मैंने बताया कि विभव का अंतर वोल्ट, और वोल्ट जो होता है तो वोल्ट मीटर। ठीक है, विभवांतर V व धारा 1 के पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो चित्र 10.3 के अनुसार एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये एक आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है? कुंजी है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, ये वोल्ट मीटर है, जिस वोल्ट मीटर से हम, है ना, किसको नापते हैं? विभवांतर को नापते हैं। ये अमीटर है जिससे हम विद्युत की धारा को नापेंगे, और ये धारा का नियंत्रक होता है दोस्तों। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो जिससे सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, और यही क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। इस ग्राफ के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो V जिस तरीके से है ना, और I दोनों के क्या है? बराबर बराबर तरीके से गति कर रहे हैं। मान लीजिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा दोस्तों, और ये अगर 5 है तो ये भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये बात हमको समझ में आती है कि जो I है और जो V है ना दोस्तों, वो दोनों क्या होते हैं? समान रूप से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमको बात समझ में आती है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, जिसको हम R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, धारा को हम किससे? I से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर, है ना, और वोल्ट के लिए हम V, विभवांतर के लिए हम V का शब्द काम में लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? I बराबर 0.5, V बराबर 2, तो R ज्ञात करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया रवि का, तो R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I का तात्पर्य क्या हो गया? तो V का मतलब यहाँ पर 2 है दोस्तों, और I का मतलब 0.5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 क्या दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस को, यानी कि R को, यानी कि प्रतिरोध को हम किस में नापते हैं? ओम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ओम। यहां तक की बात भी हमें समझ में आ जाती है। तो हम इस तरीके से, अगर हमें V ज्ञात करना हो तो भी हम कर सकते हैं, I ज्ञात करना हो तो भी हम कर सकते हैं, और R ज्ञात करना है तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि V का फॉर्मूला है वीर, है ना, V का फॉर्मूला है वीर, और R का फॉर्मूला क्या है? R का फॉर्मूला है रवि। R बराबर V बटा I, है ना। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों आपको? आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से अगर I भी ज्ञात करना है तो आप I भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस की बात अगर करूं, प्रत्येक चालक पदार्थ अनेक अणुओं से मिलकर बना होता है। ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हमको पता है कि जैसे अणु जो होते हैं, है ना, किसी भी पदार्थ के अणु होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे 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 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो नाभिक के और क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। यही स्थिति होती है ना। ये मान लीजिए नाभिक है, तो इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है ना दोस्तों, ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक के अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं। बिल्कुल, बाह्यतम, जितने ज्यादा बाहर के कोश होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, उनमें कम बल होगा। अतः ये इलेक्ट्रॉन चालक से मुख्य रूप से अनियमित गति करते हैं। जब ऐसे चालकों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनाग्र सिरे की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर, है ना, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जितने ज्यादा नाभिक से दूर होंगे उतने ही उनमें क्या होगा? बल कम होगा। अब बल कम होगा तो क्या होता है
तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बैटरी के धनाग्र सिरे की ओर, अगर कोई बैटरी हमने इसके साथ में लगाई है तो जो उसका धनात्मक सिरा है, जो पॉजिटिव वाला सिरा है, उसकी तरफ ये गमन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो चालक के अणु, परमाणु व अन्य आयन इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो चालक के अणु, परमाणु व अन्य आयन, जितने भी और दूसरे अणु, परमाणु और आयन होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और यही बाधा जो होती है ये किस नाम से, प्रतिरोध के नाम से जानी जाती है। ये किस नाम से, ये आर यानी रेजिस्टेंस के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई आपको। देखिए आपको चित्र भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है, इसमें जो दूसरे आयन आदि हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, इसमें इसको है ना रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना प्रतिरोध, रोधक उत्पन्न कर रहे हैं, है ना, उसको उसके लिए रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। बस वही रुकावट जो है ना दोस्तों, वो प्रतिरोध के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। क्योंकि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसका मतलब समझते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि भैया कोई भी अणु होता है, अणु के अंदर परमाणु होता है, परमाणु के बीचों बीच एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन, उसमें बल कम होता है तो वो बाहर की तरफ गमन कर सकता है। गमन करता है तो वो धनाग्र सिरे की ओर आकर्षित होता है। जब वो धनाग्र की ओर जाने का प्रयास करता है तो उसके बीच में काफी सारे आयन, काफी सारे दूसरे परमाणु, अणु आदि उसके बीच में रुकावट उत्पन्न करते हैं। और जब रुकावट उत्पन्न करते हैं तो यही रुकावट दोस्तों प्रतिरोध के नाम से जानी जाती है। प्रतिरोध को हम रेजिस्टेंस यानी कि आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर के द्वारा दिखाते हैं, है ना दोस्तों। अब यहां पर प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता अधिक होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर प्रतिरोधकता कम है तो विद्युत की धारा जो है ना वो ज्यादा प्रवाहित होगी। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर रुकावट कम है ना तो फिर धारा क्या होगा, धारा का फ्लो अच्छा होगा, है ना। धारा का फ्लो अच्छा होगा यानी कि करंट जो है ना वो अच्छे से पास हो पाएगा, क्योंकि रुकावट कम है। अब धारा को रोकने वाला कोई नहीं यहां पर, तो इसलिए ये गति के साथ में आगे बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध की निर्भरता की बात करते हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, उनमें अगर हम गौर फरमाएं तो सबसे पहली बात आती है लंबाई पर, ऑन लेंथ। तो एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के अनेक चालक तार लें जिनकी मोटाई एक समान हो और इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात कर प्रतिरोध व लंबाई के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त करता है। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है ना, प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध आर की लंबाई के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। दोस्तों देखो यहां पर क्या बात लिखी गई है कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। दोस्तों देखिए अगर मान लीजिए हमने एक तार लिया, है ना, और ये जो तार है, ये जो तार है, इससे बड़ा एक और हमने तार लिया, ठीक है, इससे बड़ा एक और हमने तार लिया और इससे बड़ा एक और हमने तार लिया। तो दोस्तों अगर मान लीजिए, है ना, चालक तार की लंबाई जैसे जैसे हमने बढ़ा दी, हमने क्या कर दी, इनकी लंबाई जो है ना वो बढ़ा दी है। तो लंबाई जब बढ़ा दी तो इसके अंदर मान लीजिए कि जो प्रतिरोध है ना, मान लीजिए कि कोई ऐसे अणु जो विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करते हैं, तो मान लीजिए इसमें 10 है ना, इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए 15 है, इसमें मान लीजिए कितने 20 हैं और इसमें मान लीजिए कितने 25 हैं। तो इस तरीके से ये है ना लंबाई जैसे जैसे बढ़ गई तो इसमें क्या होंगे, यहाँ पर है ना ये जो अणु है ये भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो बढ़ने की वजह से यहाँ पर इनकी संख्या मैंने बढ़ा दी, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं अपन, है ना। तो अब जैसे जैसे इसके बढ़ा दी तो होगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पर है ना क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर जितनी रुकावट थी उससे ज़्यादा रुकावट अब यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर तो 10 ही को क्रॉस करना पड़ रहा था, यहाँ पर कितने को क्रॉस करना पड़ेगा, 15 को, यहाँ पर कितने को क्रॉस करना पड़ेगा, 20 को, और विद्युत धारा को यहाँ पर कितने को क्रॉस करना पड़ेगा, 25 को। तो ऐसे अगर हम मान करके चलते हैं तो जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी ना दोस्तों, वैसे वैसे इसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो लंबाई मान लीजिए यहाँ पर 1 तो प्रतिरोध भी एक और फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लंबाई 2 है तो प्रतिरोध भी 2, अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये 4 और ये 5 है तो ये भी 5। तो इस तरीके से ये R और L के बीच में क्या है, एक ग्राफ बनता है। और इसके लिए है ना ये अपन कह सकते हैं कि जो R होता है ना दोस्तों वो समानुपाती होता है किसके,
एल के, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी दोस्तों बढ़ता ही जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि यहां पर है ना, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें रुकावट की जो संख्या है ना, संभावना है, वो भी बढ़ती जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं, ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर हम बात करें, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, एक ही पदार्थ व एक ही लंबाई के अनेक चालक लें जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हो, इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात कर प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम 1/a के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, उसका प्रतिरोध भी कम हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोटाई की। किसकी बात कर रहे हैं? मोटाई की। ये मोटाई की है ना। तो अब मान लीजिए एक तार हमने ऐसा लिया, अब हमने क्या करा, एक और तार लिया जिसकी मोटाई थोड़ी सी इससे डबल है, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहां पर ये कह रहा है कि मोटाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या कम होता जाएगा? प्रतिरोध कम होता जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यहां पर ये है कि जैसे अगर यहां से तार जो है ना, यहां से यहां से विद्युत धारा अगर निकल रही है तो यहां पर निकलने में जो उसको समस्या आ रही है, लेकिन यहां पर क्या है, स्थान ज्यादा है, तो यहां पर जो प्रतिरोध है ना वो कम होंगे, क्योंकि यहां पर निकलने की संभावना जो है, उस करंट के फ्लो होने की संभावना क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको जगह ज्यादा मिल जाती है। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर लंबाई जो है ना, अगर लंबाई बढ़ती है तो लंबाई के साथ साथ में प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ता है, लेकिन अगर मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो करंट पास आसानी से हो सकता है, यानी कि यहां पर प्रतिरोध की जो संख्या है या प्रतिरोध जो है ना वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या है, दूर दूर होने की वजह से है ना, आसानी से यूं समझ सकते हैं कि करंट फ्लो हो जाएगा। समझने के लिए अपन लेते हैं, तो यहां पर है ना जो अनुप्रस्थ काट है जिसको हम A द्वारा निरूपित कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रतिरोध जो है जिसको हम R द्वारा निरूपित करते हैं, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। और R व इसके बीच में जो संबंध बनता है ना दोस्तों, वो क्या बनता है? तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? 1/a। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब। तो यहाँ पर रिवर्स होता है, उल्टा सिस्टम होता है। देखिए जैसे हमने कहा ना यहाँ पर आपको कि R जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानु का मतलब 1/a, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो प्रतिरोध है और यहां पर अनुप्रस्थ काट है, यहां पर 1/a कर रखा है, इसलिए है ना ये वाली बात यहां पर आती है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि R, हमने पहले कहा था कि R जो है ना वो समानुपाती है किसके? L के, ठीक है। और एक बात हमने कही कि R जो है ना वो, उसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट के लिए, तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम इसको बराबर करने के लिए एक स्थिरांक काम में लेते हैं, और वो स्थिरांक क्या होगा? K। तो यहां पर K जो है ना वो हम काम में लेते हैं KLA, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जब बात आती है इसकी, तो इस अनुप्रस्थ काट और जब लंबाई की बात आती है तो आप जो फॉर्मूला ध्यान में रखोगे वो ध्यान में रखोगे R बराबर कला। R बराबर क्या ध्यान में रखोगे दोस्तों? कला, ठीक है। अब K एक स्थिरांक है जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, या प्रतिरोधकता के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रतिरोधकता जो है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हल करने पर ऐसा भी हो सकता है कि K बराबर RA, हाँ बिल्कुल, अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें दोस्तों तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि K बराबर जो है ना वो क्या हो गया है? RA, और बटा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रिवर्स हो जाएगी सारी चीजें। अब K की इकाई क्या है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो R है ना दोस्तों, उस R का मात्रक होता है ओम, और A जो है ना, A मीटर इंटू मीटर, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर ये मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ओम इंटू मीटर। तो यहां पर जो प्रतिरोधकता है उसको हम ओम इंटू मीटर में दर्शा सकते हैं। किसमें दर्शा सकते हैं? ओम इंटू मीटर में दर्शाया जा सकता है जब प्रतिरोधकता की बात आती है। अब प्रतिरोधकता को और अगर हम समझते हैं, रेसिस्टिविटी भी इससे कहा जाता है। माना एक चालक तार है जिसे लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई है। तो दोस्तों है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लंबाई दे रखी है इसकी 1 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर का स्क्वायर यहाँ पर हमको दे रखा है। तो माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 इकाई है। अब L बराबर अगर 1 है
ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर है, तो के बराबर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं के बराबर 1 इंटू 1, क्योंकि मीटर इंटू मीटर कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर भी मीटर कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ऐसा भी लिख सकते हैं ना दोस्तों कि भैया अगर हमको यहाँ पर है ना, अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि हमने कहा कि भैया यहाँ पर के बराबर आर है ना ए और अपन एल, तो यहाँ पर है ना आर तो आपको दे ही नहीं रखा, तो आपने आर ऐसे कर दिया, और यहाँ पर एल ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1 और एल कितना दे रखा है 1, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि के इक्वल्स टू आर ओम इंटू मीटर, है ना दोस्तों। अर्थात इकाई व लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोधी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध जो होता है ना, लंबाई और साथ में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो उनको हम मिलाकर के क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता कह सकते हैं। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है दोस्तों। जी हाँ, पदार्थ किस प्रकार का है ना, तो उसके हिसाब से ये इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होता है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता की बात करें तो कुछ धातुएं जैसे कि चांदी, तांबा, सोना आदि का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है। कुछ मिश्र धातु जैसे मैग्नीज तथा कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप प्रति परिवर्तन बहुत कम परिवर्तित होता है। इसके विपरीत कुछ धातु जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटता जाता है, जिन धातुओं को अर्धचालक के नाम से। यानी धातु पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से है ना, अगर उनमें आप अगर ताप बढ़ा देते हो या ताप को कम कर देते हो तो क्या स्थिति होती है। कुछ धातुओं ताप अगर कम करते हैं हम, तो कम करने पर एक निश्चित ताप प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण स्वरूप पारे का प्रतिरोध जो होता है ना, 4.2 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है दोस्तों। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता की अगर बात करें तो चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम पदार्थ के अगर चार हमने क्या ले लिए, अलग अलग है ना तार लिए, जिनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर है, और इन सभी तारों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होगा, सबसे अधिक होगा, यानी कि एल्यूमिनियम का क्योंकि अगर प्रतिरोध सबसे ज्यादा है और चांदी जो है इसका प्रतिरोध सबसे कम है, इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा करंट फ्लो किसमें होगा, चांदी में होगा, क्योंकि प्रतिरोध कम है, क्योंकि रुकावट यहाँ पर दोस्तों कम आ रही है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्रतिरोध जो है ना वो ज्यादा है, इसका मतलब इसमें से कम करंट फ्लो होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो R है ना, उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा चांदी में, उसके बाद फ्लो होगा तांबे में, फिर सोने में, फिर एल्यूमिनियम में। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्योंकि सबसे ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम में, सोने में, उसके बाद तांबा और उसके बाद चांदी। अर्थात चांदी विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, चालक कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है ना। चांदी जो है वो बहुत अच्छा चालक कहलाता है, किसका, विद्युत का। चालकता की, और इसके बाद में तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। चालकता की दृष्टि से उपरोक्त चारों धातुओं का क्रम चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम होगा। ये मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा अगर करंट फ्लो होगा दोस्तों तो वो किस में से होगा, वो चांदी में से होगा। तो दोस्तों ये रही बात किसकी, ये बात थी आपके इस पूरे ओम के नियम से लेकर के हमने बहुत सारी बातों को समझा, प्रतिरोधकता आदि को। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, मैंने आपको वीर बताया, मैंने आपको रवि बताया, मैंने आपको कला बताया, तो ये सारी बातें आपको कैसी लगी, इन सब के बारे में आप ज़रूर से बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।